Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goel, Assistant Professor ABSD. बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग इस सेशन में आप लोग स्कूल से कॉलेज में प्रमोट हो गए हैं। नाउ यू आर कॉलेजिएट्स, ठीक है। तो बच्चों जिस तरह से आपको प्रमोशन मिला है ना 12th से फर्स्ट ईयर में, तो उससे ये तो है कि हाँ अब आप कॉलेज लाइफ में फ्री हैं, स्कूल वाला डिसिप्लिन आपके लिए नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी से क्लासेस अटेंड करते हैं, मर्ज़ी से नहीं करते हैं एंड सो ऑन। कई सारी फ्रीडम आपके पास आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं करना है जैसा अमूमन बच्चे करते हैं कि अब हम कॉलेजिएट्स हो गए हैं, अब हमें सिर्फ फ़न के लिए रहना है, हमें पढ़ना लिखना नहीं है एंड सो ऑन। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों का वैसे भी फर्स्ट ईयर में आधे से ज़्यादा सेशन जा चुका है, तो अब हम लोग बिल्कुल प्रॉम्प्ट और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे एकदम से केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज काफ़ी डाउन चला जाता है। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपकी अकाउंट्स की टीचर हूँ, जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों टीच करूँगी। स्टार्टिंग बच्चों हम लोग आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर रहे हैं। पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसका सिलेबस मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी। इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। 5 यूनिट्स में सबसे फर्स्ट यूनिट में हमारा इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग के बारे में आप लोग 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग हमारा सबसे पहले ही फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, देखिए फर्स्ट यूनिट में आपका अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है। आपकी बुक जो है आप लोगों की आरबीडी की जो है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यही वाली बुक आप लोग रेफ़र करेंगे, है ना। जस्ट बिकॉज कोटा यूनिवर्सिटी में और भी बुक्स हैं, बट ये बुक हमारा पूरा सिलेबस कवर करती है, तो हम लोग अपने कॉलेज लेवल पर इसी को कंसिडर करते हैं। फाइन। सेकेंड थिंग, इसको सिलेबस में देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम उसका ले रहे हैं आज। अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकेंड है हमारा इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये दोनों हमारी फर्स्ट यूनिट में है। देन इसके बाद इसका जो 5th पार्ट है, इसका 4th पार्ट है, भाग 4। इसके अंदर देखिए इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग इशू ऑफ राइट शेयर्स। इसके अंदर जो राइट शेयर्स को इंक्लूड करते हुए इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं 11th-12th में, ठीक है। देन उसके बाद था इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं। देन अधिमान अंशों का शोधन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ तक ये 5 चैप्टर्स जो हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं। फाइन बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है बिल्कुल हमें ईजी वे में हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जो है, इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके बेसिक डेफिनेशंस हैं, अकाउंटिंग साइकिल है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसकी यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, है ना, और वही जो इसकी एडवांटेज है, यूज़फुलनेस है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सिस्टम्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, सिस्टम सब आप पढ़ते चले आ रहे हैं 11th-12th से, और बिल्कुल बेसिक्स में आपने इनको काफ़ी डेप्थ में पढ़ा है, आई होप, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने में अपना टाइम नहीं लगाएंगे, ये हम बाद में लेंगे, है ना। पहले हम वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो हमारे पेपर का मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं। हमारी बुक के हम 6 चैप्टर्स ऐसे हैं, 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें स्टडी करेंगे तो हमारा लगभग 60-70% सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। और आगे फर्दर हो भी सकता है कि हमारा जो सिलेबस है वो कम हो जाए, लेकिन ये जो चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे ये किसी भी कंडीशन में यहाँ से नहीं जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम उन्हीं चैप्टर्स को टच करेंगे। देन उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है, मैं आपको एक बार फटाफट बता रही हूँ, आप अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए उस अकॉर्डिंग। बच्चों सेकेंड यूनिट के लिए आप यही भाग 4 कंटिन्यू कीजिए। पार्ट 4th में देखिए 4 चैप्टर है ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, व्यापार का अधिग्रहण और समापलन से पूर्व के लाभ, है ना। ये सब हमारा सेकेंड उसमें है। इसी के साथ 5th पार्ट में देखिए एक चैप्टर और है सेकेंड भाग 5th में, लाभों का निस्तारण और लाभों का पूंजीकरण, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये सारे हमारे सेकेंड यूनिट में कवर होते हैं, ठीक है। तो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, सीबीएसई वाले तो ये पढ़ के आए ही हैं 12th में, आरबीएसई में शायद ये हटा दिया गया है, अब इसका सिलेबस लिमिटेड कर दिया है कंपनी का। नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जिन्हें हम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। देन 3rd यूनिट की हम बात करते हैं। 3rd यूनिट में देखिए बच्चों भाग 2, इसमें सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स हमारे सिलेबस में नहीं है।
इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे, इसी से हम अपनी अकाउंटिंग की स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। 10 मार्क्स में भी, 20 में भी आ जाता है और 1 या 2 मार्क में भी आता है, ठीक है। थर्ड यूनिट में देन इसके बाद वही नीचे भाग जो 5th है, इसमें देखिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट चैप्टर है कंपनियों के अंतिम खाते और लास्ट पट्टे के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर लीज, है ना। ये 3 चैप्टर हैं। अकाउंटिंग फॉर लीज भी छोटा सा चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आप पढ़ के आए हैं 11th-12th में, बिल्कुल आपने पढ़ा है। हमारा जो कंपनी लॉ है 2013, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो हमारे बैलेंस शीट के परफॉर्मे हैं और P&L का परफॉर्मा है, ये पूरा आपके था, है ना। इसे आपने स्टडी किया है, वही चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत एडिशनल है जिसे हम देखेंगे बाद में। देन उसके बाद हम 4th यूनिट की बात करते हैं। भाग 3 में देखिए, पहला है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते, और दूसरा शाखा खाता यानी कि ब्रांच अकाउंट। ये दोनों हमारी 4th यूनिट का हिस्सा हैं। और बच्चों ये दोनों चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक 10 मार्क्स में भी आता है और इनमें से एक चैप्टर का 20 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस क्लेम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम डिपार्टमेंट एंड ब्रांच पढ़ेंगे। ये 3 चैप्टर हम कंटिन्यूशन में स्टडी करेंगे। और अब हमारी 5th यूनिट में भाग 5 देखिए, लास्ट पार्ट इसमें 3rd, 4th, 5th, 3rd चैप्टर हायर परचेज अकाउंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स एंड एथिक्स एंड अकाउंटिंग। एथिक्स तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जिसे थ्योरी चैप्टर कहना चाहिए। और इसमें तो लाइक एथिक्स के बारे में आप एक जनरल ले लेते हैं फेनोमेना, तो उस पर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी इसमें 5 मार्क या 10 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है एथिक्स पर, लेकिन हायर परचेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट उसकी कॉपी है, हायर परचेज किया तो इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद ये लेंगे, यानी पहले हम 3rd, 4th, 5th यूनिट कवर करेंगे। जस्ट बिकॉज फर्स्ट यूनिट आप स्टडी करके आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आप कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट के जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना, वो फर्स्ट के साथ ही होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम से स्टार्टिंग करती हूँ। तब तक आप अपनी जो फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स हैं उन्हें अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं उसे स्टडी करेंगे, हम उसे लास्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम सेकेंड यूनिट करेंगे, वो भी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंश्योरेंस क्लेम से, है ना, बीमा योग्य दावे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, है ना, इसे हिंदी में बोला जाता है बीमा योग्य दावे। इंश्योरेंस क्लेम यानी कि बीमा योग्य दावे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ के आए हैं। आप लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से पढ़ा है व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? बीमा एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है ना। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी कि इसमें क्या होता है बेसिकली, बीमा में आप सिक्योरिटी के पर्पज से अगर आप अपनी संपत्तियों का, अपनी एसेट का, अपनी लाइफ का, अपने गोडाउन में रखे हुए स्टॉक का, अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस की सेफ्टी चाहते हैं, तो ये सेफ्टी कैसे मिलेगी? कभी भी बाढ़ आ सकती है अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ फ्लड्स होती हैं, ठीक है, फायर हो सकती है, कोई और रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं। तो फिर ऐसी कंडीशंस में हम कैसे सिक्योर हों? तो उससे सिक्योरिटी के लिए हमें एक फैसिलिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का क्या मतलब है? यानी कि कुछ सेटल्ड कंपनीज़ हैं जो कि हमें ये बिल्कुल गारंटी देती हैं, आश्वासन देती हैं कि अगर आपको इन स्पेसिफाइड कंडीशंस में कोई भी नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, तो फिर हम आपको आपके लॉसेस की पूर्ति कर देंगे, यानी उनको कॉम्पनसेट कर देंगे। और इसके बदले में आप एक निश्चित राशि हमें एक निश्चित टाइम पीरियड पर पे करते रहे, है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक फिक्स्ड अमाउंट हम उनको पे करते रहे, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। अब सपोज़ कीजिए मेरे गोडाउन में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी महंगा सामान मैं वहाँ पे रखती हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक आइटम्स काफ़ी सारे रहते हैं, तो कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तो मेरा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ? मैं इंश्योरेंस लेती हूँ, स्टॉक इंश्योरेंस करवाती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी मुझे कहेगी कि भाई ठीक है, मेरी गोडाउन में अगर 10 लाख का माल है ना, और मैंने अगर 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो कंपनी कहेगी कि ठीक है, हम ये इंश्योरेंस देते हैं आपको, 5 लाख का इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी।
इसके बदले में आप मुझे इतना इतना जो भी उनके कैलकुलेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग इतना सेट प्रीमियम आप हमें हर महीने पे करेंगे। ठीक है, हम उसे हर महीने इतना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहेंगे। और अगर इस बीच में कहीं आग लग जाती है या जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस थी उसकी वजह से हमें कोई लॉसेस हो जाते हैं तो फिर बीमा कंपनी हमें उसका क्लेम पे करती है ना। इसमें एक बात और होती है, हम अभी आगे स्टडी करेंगे, जिसे हम एवरेज क्लॉज कहते हैं, औसत वाक्य। यानी अगर मैंने 10 लाख में से केवल 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है ना, तो कंपनी भी जितना लॉस होगा, मैंने 50% का इंश्योरेंस लिया है तो जितना लॉस होगा ना कंपनी उसका 50% ही मुझे रिटर्न करेगी, पूरा नहीं करेगी। आप कहेंगे कि भाई मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, पॉलिसी तो मैंने 5 लाख की ली थी तो मुझे पूरा 5 लाख पे करो। नो, नॉट लाइक दैट। आप अगर स्मार्ट हैं, आपने 10 लाख में से 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, 50% का लिया है, तो कंपनी कहेगी कि उस गोडाउन में आपने जितना आइटम था उसका 50% का इंश्योरेंस लिया तो हम भी आपको कॉम्पनसेट केवल 50% ही करेंगे, है ना। इस तरीके से होता है, हम आगे स्टडी करेंगे डेप्थ में। तो इस तरह से, और अगर साल भर 1 साल के लिए था आपका, और अगर आपका इस बीच में कुछ भी मिस हैपनिंग्स नहीं होती हैं और आप जैसे शुरू में थे वैसे ही लास्ट तक आ जाते हैं तो फिर कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। लेकिन इस कंडीशन में एक बात है, आपको अपने प्रीमियम का लॉस हुआ, आपको उस प्रीमियम के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, आपने भी रिस्क ली, सामने वाले ने भी रिस्क ली, और इस तरीके से आप दोनों को सिक्योरिटी मिली। उसे इनकम हुई, इनकम की फॉर्म में अगर एक कंपनी अगर ऐसे सपोज़ कीजिए 1 साल में 1000 कॉन्ट्रैक्ट करती है या 100 कॉन्ट्रैक्ट्स भी करती है, तो उसमें से 2-5 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि उनको पे ऑफ करना पड़ता है, बाकी का जो पैसा है वो इनकी इनकम के फॉर्म में काउंट होता है। और आपको ये था कि अगर मुझे 20-25 हज़ार रुपये देकर भी अगर मुझे इतनी इंश्योरेंस मिल रही है तो मैं इस तरह से सेफ हूँ, है ना। लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसमें तो हमें इतने साल बाद इतना पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग होता है, दैट इज़ एश्योरेंस, है ना। उसको हम इंश्योरेंस नहीं कहते हैं, वो एश्योरेंस होती है। और उसमें ये होता है कि एंडोमेंट पॉलिसी और कई तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। तो अगर आपने उसमें प्रीमियम जो भी आप है पे करते चले जाते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो कंपनी आपको पे ऑफ करती है, कॉम्पनसेट करती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और आप पॉलिसी मैच्योर होने तक कंटिन्यूस प्रीमियम पे करते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपका सारा पैसा प्लस उसमें जो भी इंटरेस्ट उसको पे करना है वो पे करती है। सारी कंडीशंस पहले से ही होती हैं। लेकिन ये हमारा जो बिज़नेस से रिलेटेड ये जो स्टॉक इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब लॉस इंश्योरेंस है, इनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एनीवेज आप इंश्योरेंस के बारे में पढ़कर आए हैं। ओवरऑल यही हमारा बेसिक इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग होती हैं, दैट इज़ एश्योरेंस। तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ बच्चों हम 3 तरह से इंश्योरेंस करवाते हैं। सबसे 3 तरह के इंश्योरेंस स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्टॉक इंश्योरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज स्टॉक इंश्योरेंस। है ना, स्टॉक बीमा। दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस यानी कि इन्हें बोलते हैं परिणामी हानि का बीमा। और तीसरा हमारा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है व्यापक बीमा। तो देखिए बच्चों, नाम से समझ आ रहा है, स्टॉक इंश्योरेंस जिसमें हम अपने बिजनेस में जो भी हमारे पास माल है, स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, देन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी यानी कि परिणामी हानि का बीमा। परिणामी हानि का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि सपोज कीजिए कि एक शॉप है, आप अच्छी सी बड़ी सी शॉप लेकर बैठे हैं जिसमें आप डीलिंग्स करते हैं, सो ऑन अपना काम करते हैं, रिटेलिंग का बिजनेस करते हैं, रिटेल गुड्स सेल करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आग लग जाती है, उसमें आग लग जाने की वजह से आपका फर्नीचर जल जाता है, काफ़ी सारा माल जल जाता है और काफ़ी आपका लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आपकी जो शॉप है या एंटरप्राइज़ है वो 1 महीने बंद रहती है। क्यों? क्योंकि उसके रेनोवेशन में और उसको रिकन्स्ट्रक्शन में टाइम लग जाता है 1 मंथ का। तो ऐसी कंडीशन में आग लगने की वजह से जो लॉस हुआ वो तो प्रॉम्प्ट एट द टाइम था, वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन उसके बाद आपकी शॉप 1 महीने तक बंद रही, है ना। उसकी वजह से आपकी कितनी सारी कस्टमर डीलिंग्स कैंसिल हो गई,
कितने सारे आपके कस्टमर्स दूसरे लोगों के पास, दूसरे बिजनेसमैन के पास चले गए, ठीक है। और प्लस आपकी जो बिज़नेस है उसकी गुडविल भी उससे इफेक्ट हुई होगी, ऑब्वियसली होगी। तो ये सारे कई तरह के लॉसेस मतलब आपके किस वजह से हुए हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी आपको लॉसेस होंगे। तो यानी कि आग लगने के बाद उसकी वजह से, उसके परिणाम की वजह से आपको जो नुकसान होता है ना, उसके लिए आप कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी लेते हैं, और ये बेसिकली केवल आग लगने की वजह से ही ली जाती है, ठीक है। फिर तीसरा होता है व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो अच्छा, इसको परिणामी हानि का बीमा मतलब एक तरह से लाभों की जो हानि हो रही है ना आपको, उसके लिए ली जाती है। देन आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, व्यापक बीमा। व्यापक बीमा में क्या है, स्टॉक और इन दोनों को छोड़कर इसके अलावा जब भी आप और दूसरी चीज़ों के लिए बीमा लेते हैं तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव में आता है, व्यापक में आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये दो ही हैं, स्टॉक एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक इंश्योरेंस में हम किस तरीके से इंश्योर्ड अमाउंट और हमारा जो लॉस का अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक इंश्योरेंस में दावे की राशि की गणना 3 स्टेप्स में की जाती है ना, 3 स्टेप्स में की जाती है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चल रही हूँ कॉमन, तो आई होप दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सूटेबल होगा। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आपकी आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था, है ना, यानी कि आग लगने के समय स्टॉक की राशि का निर्धारण, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जिस दिन हमारा ये जिस ईयर में आग लगी है वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन आग लगी उस दिन तक का हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हमारा स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। ये हम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट यही बता रही हूँ स्टेप 1 में। चलिए इसको लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो आप सबको बनाना आता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, वही हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर, अच्छा फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक बन रहा है, पीरियड आप ऊपर मेंशन करती ही हैं, फ्रॉम बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन तक का हम पूरा यहाँ पर बनाएंगे। मैंने मेमोरेंडम वर्ड क्यों यूज़ किया, अगर आग लग गई हो सकता है मेरा स्टॉक सारा मतलब जो अकाउंट्स हैं वो भी जल गए हों, वो भी ख़त्म हो गए हों, तो हो सकता है मुझे अनुमान के बेसिस पे ही बनाना पड़े। अब मैं स्टॉक तो गिन नहीं सकती हूँ ना जिस दिन आग लगी, तो उसके लिए हम मेमोरेंडम यूज़ करते हैं, है ना, जो स्मरणार्थ मेमोरी के बेसिस पे, याददाश्त के आधार पर बनाया जाएगा, तो मेमोरेंडम, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी आपका स्टॉक था। देन उसके बाद आपने उसमें जितने भी परचेजेस किए, जो आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट है एज सच, अगर इस पर आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जनरली नहीं आते हैं यहाँ पर, उसे आप ले लेंगे। फिर यहाँ पर आप लेंगे बाय सेल्स, आपने अब तक कितनी सेल्स की है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट की रेट क्या है, जो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है, जिस रेट से आप उसे अर्न करते हैं वो रेट यहाँ आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जीपी आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट वुड बी स्टॉक। इसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख रही हूँ मैं, देखिए मैंने लिख कर रब किया है, आपको याद रहेगा ये क्लोजिंग नहीं है, हम इसे लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड दैट वुड बी बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे स्टॉक में का बैलेंस कितना था, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या खास बात है बच्चों, ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो आपको क्या करना है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं ना उनको सही सही शो करना है। अगर आपके स्टॉक्स का अंडर वैल्यूशन या ओवर वैल्यूशन हुआ है तो आप उसको करेक्ट करके इसमें शो कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी मतलब उसका अमेंडमेंट बाद में होगा, जैसे अपन पहले करते थे 12th में 11th में, वैसा नहीं है।
इस अकाउंट में अगर सपोज़ कीजिए मैंने अपने स्टॉक को 90% पे शो किया था, तो मैं उसको सीधा 100% पे कन्वर्ट करके ही यहाँ पर शो करूँगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, कभी कभी इसमें क्या होता है कि पुअर सेलिंग लाइन दिया हुआ रहता है। कुछ स्टॉक हमारा ऐसा हो जाता है कि जो मतलब नॉर्मल उस पर सेल नहीं हो पाएगा, है ना, उसमें कुछ ख़राब हो गया है, वो इतना ख़राब हो गया है कि 100 रुपये की चीज़ को आपको 10-20 पर ही सेल करना पड़ेगा। तो फिर इस कंडीशन में हम उसे पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और उनको हम यहाँ पर अलग शो करते हैं। हम आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें 2 कॉलमनर फॉर्म में 2 बनाने होंगे, एक नॉर्मल के लिए और एक पुअर सेलिंग लाइन के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है इसमें रेट ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट। बच्चों आप लोग ये भी स्टडी करके आए हैं कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पर दी है या सेल्स पर दी है ना। आपस में इनका कन्वर्जन करना पड़ सकता है आपको क्वेश्चन में सेल्स दी है और आपको दे दी रेट ऑफ जीपी, सकल लाभ की दर आपकी 20% है, लाभों का 20% है, लागत का 20% है। सपोज़ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जीपी इज़ 20% ऑफ कॉस्ट, और जबकि मेरे पास कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूँ भाई। कॉस्ट का 1/5 है, तो सेल्स का कितना होगा, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, है ना। इतनी मैथ्स तो सबको आती है। 20/100 यानी 1/5। तो बच्चों अगर ये कॉस्ट का 1/5 होगा ना, तो ये सेल्स का कितना परसेंट होगा, ये 1/6, 1/5 है ना। और सेल्स पर निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी कि ऊपर वाला जो है अंश, उसको नीचे वाले हर में जोड़ देती हूँ। ऊपर तो 1 तो 1 एज इट इज़ रह जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ सेल्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज़ कीजिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, 25% है, तो सेल्स का कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1 को मैंने नीचे ऐड करके सीधा सीधा लिख दिया। अगर सपोज़ कीजिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 2/3 है, 2/3 है, परसेंटेज जो भी होता है उसको उस फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2 रहेगा और नीचे 2 + 3 5 हो जाएगा, 2/5 40% हो जाएगा। 66% से 40% हो गया। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। इतनी मैथ्स तो आती है, और नहीं भी आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर हमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट का सेल्स पे कन्वर्जन करना पड़ा तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट किया। इसके बाद इसमें 2 स्टेप्स और हैं, उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप इतना अपना कंप्लीट कीजिए, अपनी बुक से इस स्टेप को स्टडी कीजिए, है ना। और आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। अकाउंटेंसी में जनरली बच्चों का ये रहता है कि बस क्वेश्चंस कर लिए एंड सो ऑन, हम हो गए, हमें अकाउंटेंसी आती है। लेकिन बच्चों इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। आगे लाइक आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं तो फिर उस कंडीशन में वहाँ पर केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वहाँ पर आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि थ्योरीज ही आपके फंडामेंटल्स क्रिएट करती है और उन्हें क्लियर करती है ना। तो आप एक बार थॉरोली स्टडी कर लीजिए, बस बार बार नहीं करना है, और जो आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है कि याद रखना चाहिए, हमको मेमोराइज करना है, उसको मार्क कर लीजिए, दैट्स इट, क्लियर। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के 2 स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे, उस पर बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम्स जो भी हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे हम, आपकी इसी बुक से लेंगे प्रॉब्लम्स, पुअर सेलिंग लाइन का भी लेंगे हम, और सिंपल स्टैक क्लोजिंग स्टॉक का भी लेंगे इसमें हम, ओवर या अंडर वैल्यूएशन का, और हम ये मेथड कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।